हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। अब आप लोगों को मैं सूचित कर दूं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर अब आप 9th की भी पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी सभी सब्जेक्ट का। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9th में जो संस्कृत का जो व्याकरण है और जो ग्रामर है, यानी इंग्लिश का जो ग्रामर है, ये दोनों 9th और 10th में एक ही समान है। तो इनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रहा है 10th के बच्चों के लिए। तो यही वीडियो आप भी देखिए, 9th जो ग्रामर का अपलोड हो रहा है उसको, और संस्कृत का जो वीडियो अपलोड हो रहा है उनको आप देखिए। बाकी आपके लिए अब धीरे धीरे अभी आपको क्लास 9th का फिजिक्स का वीडियो मिल रहा है, अब एसएसटी का वीडियो मिलेगा। तो बाकी और जो सब्जेक्ट बच रहा है ना, हमारा केमिस्ट्री और हमारा बायो, तो वो भी अब आप लोगों के लिए, और मैथ का भी वीडियो आपको मिलेगा। तो अब आप खुशी से ना झूमिए, क्योंकि फ्री में आपके लिए व्यवस्था किया गया है, और बहुत ही डीप और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का हर एक सब्जेक्ट का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आप जब अच्छे से समझ जाएंगे तो 100% आप दूसरों को भी समझाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम कुछ ऐसा दें बच्चों को कि वह भी अपने घर में अपने छोटे भाई बहन या फिर जूनियर को भी वह समझा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसएसटी। आप मेरे बारे में अच्छे से जानते ही हैं। तो एसएसटी में आज हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स से। शुरुआत कहाँ से करेंगे, किस बुक से? तो इकोनॉमिक्स से। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में याद रखिए, तो इसमें कुल जो है ना, कुल आपको 6 अध्याय पढ़ना है। यानी क्लास 9th के अर्थव्यवस्था में कितने अध्याय पढ़ने हैं? हमें 6 अध्याय पढ़ना है। तो 6 अध्याय के एक बार शॉर्ट में ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला अध्याय इसका क्या? बिहार के एक गांव की कहानी। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं बिहार के एक गांव की कहानी। यानी बिहार में देखेंगे कि एक गांव है प्रॉपर फतेहपुर, उस गांव के लोगों का क्या कंडीशन है, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। उसी में हम समझेंगे उत्पादन करने के लिए हमें किन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही डिटेल से हम उसमें समझने वाले हैं। उसके बाद दूसरा अध्याय मानव एक संसाधन, हम इनको देखेंगे। और फिर है हमारा गरीबी, 4 है बेकारी, और 5वां है हमारा कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। कृषि को समझेंगे, खाद्यान्न सुरक्षा को कैसे हम करेंगे, यानी खाने वाले जो हमारी वस्तुएं हैं इनको कैसे हम सुरक्षित करेंगे, और इनके साथ ही साथ हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि उनकी गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जाए। उनके बाद हम अंत में पढ़ने वाले हैं क्या? कृषक मजदूर को। ठीक है, तो आज हम पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला अध्याय क्या है? तो पहला अध्याय है बिहार के एक गांव की कहानी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ से आज से शुरुआत करने वाले हैं पहले अध्याय से। तो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे किताब का नाम है अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में अर्थव्यवस्था है क्या, या फिर अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था हम किसको कहेंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति पूरी दुनिया में है, वह अपनी जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है, और उस कार्य के बदले में जो उन्हें आय प्राप्त होता है, आय का मतलब उन्हें रुपया प्राप्त हो सकता है, उन्हें कोई वस्तु प्राप्त हो सकता है। तो जो उन्हें प्राप्त होता है ना, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, या फिर उसे ही अर्थव्यवस्था में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो मैंने लिख भी दिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, यानी अपने जीवन काल में, अपनी आजीविका को, यानी जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। उस कार्य से जो उनको आय प्राप्त होता है, आय कैश के रूप में प्राप्त हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, वस्तु भी मिल सकता है। मान लीजिए आपने किसी के यहाँ काम किया, वो आपको 5 kg चावल दे दिया या फिर आलू दे दिया, तो वो भी आपका आय ही है। तो आप जो कार्य करते हैं उसके बदले में जो प्राप्त होता है ना आपको, वही अर्थव्यवस्था है, और उसे ही अर्थव्यवस्था में काउंट किया जाता है। क्या आपको यह अच्छे समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग आते हैं, वीडियो देख लेते हैं और मज़े से निकल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है किसी दिन ऐसा भी वीडियो अपलोड हो जाए जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। तो फिर आप सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे, बेल आइकन को ऑन करके नहीं रखोगे, तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, और सभी कोई फ़ायदा उठाएंगे और आप इस चीज़ से वंचित रह जाओगे। तो ऐसा मत कीजिए, अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बिहार के एक गांव की कहानी। तो उस गांव का नाम क्या है? फतेहपुर। उस गांव का नाम क्या है? फतेहपुर, जिसका जिक्र किया गया है आपके अध्याय में। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको वैसे पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आपको फीलिंग आए कि मैं ऑफलाइन क्लास में हूं, मेरे सामने सर हैं और सर बता रहे हैं,
और मैं एक दिन में पूरा चैप्टर समाप्त नहीं करूँगा। आप बुक को अपना देखना, मैं बुक से जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो भी उसका निचोड़ होगा एक पेज का, हम उन सब को कलेक्ट करके आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर आप बुक भी एक बार भी पढ़े ना तो आपको यह फीलिंग ना आए कि सर ने तो 2 पेज मतलब ओवरटेक 2 पेज को डायरेक्ट सर जंप कर गए हैं। ऐसा आपको कभी फीलिंग आने नहीं दूंगा। तो हर एक पेज से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो भी मुख्य बात होगा, जो भी निचोड़ होगा, वो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गांव फतेहपुर के बारे में। तो बिहार का एक गांव है फतेहपुर। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है याद रखिएगा कि फतेहपुर गांव का नाम जो फतेहपुर पड़ा, तो वहां पे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था क्या? फतेश्वर नारायण सिंह। फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर ही उस गांव का नाम फतेश्वर रखा गया। ठीक है, तो पहला तो एक लाइन यहीं पे क्लियर है। फतेश्वर नाम उस गांव का क्यों रखा गया? क्योंकि उसी गांव में एक फतेश्वर नारायण सिंह नाम के व्यक्ति थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। उनके ही नाम पर उस गांव का नाम क्या रखा गया? फतेश्वर रखा गया। क्या यह क्लियर है? देखिए उसके बाद क्या है, तो गांव में लोगों की मुख्य क्रिया कृषि है। यानी उस गांव में अधिकांश लोग जो है ना कृषि का कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, या खेती से संबंधित जुड़े हुए यानी दूसरे के खेतों में कार्य करते हैं। लेकिन मुख्य कार्य क्या है उस गांव के लोगों का? कृषि है। उसके बाद याद रखना है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोग अन्य क्रियाएं भी करते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, डेयरी हो गया, दुकानदारी हो गया, परिवहन, कुछ लोग गाड़ियां भी चलाते हैं। तो ये एक सीमित क्षेत्र में है, लेकिन ज़्यादातर लोग कौन सा कार्य करते हैं? कृषि करते हैं। ठीक है, उनके बाद देखिए, तो यह गांव जो है यानी फतेहपुर गांव जो है, यह अपने आसपास के गांव से जुड़ा हुआ है। तो यह फतेहपुर गांव ऐसा नहीं कि किसी एकांत एक ऐसे एरिया में बसा हुआ है जहां पर आसपास के कोई गांव ही नहीं, दूर दूर तक, ऐसा नहीं है। तो फतेहपुर गांव जो है ये अपने आसपास के गांव से जुड़ा है। इस गांव के पूरब में यानी फतेहपुर गांव के पूरब में पुनपुन नदी है। पश्चिम में पटना गया सड़क का मुख्य सड़क मार्ग है। पटना गया का जो मुख्य सड़क मार्ग होता है ना, हाईवे, वो इन्हीं के गांव के पश्चिम से गुजरा हुआ है। उनके बाद यह गांव जो है यानी फतेहपुर गांव जो है, यह पटना से 9 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित है। तो फतेहपुर गांव पटना से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? तो 9 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन से दिशा में स्थित है? तो पूरब की दिशा में स्थित है। ठीक है, इनके बाद आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ की जो सड़क है, तो यह सड़क तो आपने क्या देखा कि यह सड़क मुख्य सड़क मार्ग से मुख्य और सारे गांवों से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सड़कों पर आपको आमतौर पर बैलगाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल, जीप, ट्रक, ये जो भी वाहन नॉर्मली सड़क पर चलते हैं, ये सब के सब वाहन आप फतेहपुर गांव के सड़कों पर भी देख सकते हैं। इनके बाद आप याद रखिए इस गांव, तो याद रखिए जहां पर भी इस गांव मैंने लिखा है उसका मतलब वहां पर किसकी चर्चा हो रही है? फतेहपुर गांव की चर्चा हो रही है। तो फतेहपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। विभिन्न जातियों के फतेहपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? 1500। तो अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि अर्थव्यवस्था का 9th क्लास का जो अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय है फतेहपुर गाँव की एक कहानी, फतेहपुर गाँव में कितने परिवार रहते हैं? तो क्या बोलिएगा? 1500 परिवार रहते हैं जो विभिन्न जातियों के, एक ही जाति के वहां पर नहीं है। अच्छा, अधिकांश जो लोग हैं ना वो भूस्वामी हैं। भूस्वामी का मतलब क्या हुआ? फतेहपुर गांव में लगभग लोगों के पास अपना अपना जमीन है, अपना अपना भूमि है। तो जिसके पास अपना जमीन है, अपना भूमि है, तो उनको हम क्या कहेंगे? भूस्वामी कहेंगे। तो क्योंकि वहाँ के लोग कृषि करते हैं, अधिकांश लोग तो कृषि करते हैं, तो 100% उनके पास अपना खेत भी होगा। तो अधिकांश लोग वहाँ के क्या हैं? भूस्वामी हैं। तो जो भी भूस्वामी है यानी जिसके पास भी जमीन है, याद रखना है उसके जो घर हैं वो पक्के मकान के हैं। ठीक है, उनके बाद याद रखिए, तो फतेहपुर गांव में गरीब लोगों की जनसंख्या भी 1/4 है। यानी कुल जनसंख्या का वहाँ का 25%। अगर मान लीजिए आप 100% मानते हैं लोगों को, तो इनका 25% जो है वहाँ के लोग, फतेहपुर गांव के लोग गरीब भी हैं। और उसके घर किसके बने हुए हैं? कच्चे मकान के बने हुए हैं या फिर झोपड़ी के बने हुए हैं उनके घर। ठीक है, जिनको आप फूस का भी घर बोलते हैं गाँव की भाषा में। उनके बाद देखिए, राजधानी से नज़दीक होने के कारण, राजधानी से नज़दीक कौन? फतेहपुर गांव। तो फतेहपुर गांव राजधानी से नज़दीक होने के कारण बिजली की अच्छी सुविधा है। और साथ ही साथ उसी गांव में यानी
फतेहपुर गांव में ही एक पावर ग्रिड भी है अपना, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा रहती है। आप अगर किसी राजधानी के नज़दीक हो या बहुत ही डेवलप सिटी के नज़दीक के आसपास आप 10 किलोमीटर के अंदर के हो तो 100% लगभग 90-80% जो सुविधा सिटी में होगा वो आपके गांव में भी उपलब्ध होगी। तो यही इसी वजह से फतेहपुर गांव में भी अच्छी बिजली होती है और यहाँ पर एक पावर ग्रिड भी दिया गया है। याद रखना है कि गांव के 75% लोग जो हैं अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि इस गांव के लोगों का प्रमुख कार्य क्या है, कृषि करना है। तो इसीलिए 75% लोग किस पर निर्भर हैं अपनी जीविका के लिए, कृषि पर निर्भर हैं। और इस गांव में ना 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ। मतलब वहाँ पर जो भी बंजर भूमि अगर उस क्षेत्र में है तो वहाँ पर उनको जुताई के लायक नहीं बनाया गया 1960 के बाद आज तक। ठीक है, तो गांव में यानी फतेहपुर गांव में याद रखना है 6 प्राथमिक विद्यालय। कितने विद्यालय? 6 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल भी है, एक डिग्री कॉलेज भी है। देखिए फतेहपुर गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय, उनके बाद एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल और एक डिग्री कॉलेज भी है। फतेहपुर गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी हॉस्पिटल भी है। ठीक है, और अच्छा ये तो आपने एक गांव के बारे में देखा। तो अब इनसे जरा आप कल्पना कीजिए, इन सब चीज़ों को जो आप देख रहे हैं तो इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी फतेहपुर गांव में जो हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि फतेहपुर गांव जो है, इनसे यह स्पष्ट होता है, इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि फतेहपुर गांव अन्य गांव या कस्बों की तुलना में बहुत ही अत्यधिक विकसित है और सारे गाँव की तुलना में। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल, एक डिग्री कॉलेज, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र, एक निजी हॉस्पिटल, मुख्य सड़क मार्ग, बिजली की अच्छी सुविधा, पावर ग्रिड का उसी गांव में होना, यह सभी यह दिखाता है कि यह गांव जो है, फतेहपुर गांव जो है, अन्य गांवों की तुलना में, अन्य कस्बों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा विकसित है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया ये आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं चाहता हूं कि आपको बारीकी से सभी चीज़ों का ज्ञान हो। अगर मैं चाहता तो सीधा मैं आपको मुख्य चीज़ें बताता जिनसे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, फिर मैं छोड़ देता। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप क्वेश्चन के आंसर देने तक सीमित मत रहो, आपके पास नॉलेज पूरा होना चाहिए ताकि कभी भी पूरे अध्याय को आप मतलब ओरली किसी के सामने प्रकट कर सकें, बिना किसी किताब का किसी को भी समझा सकें राह चलते हुए भी। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आज का आपका यह पहला वीडियो था, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको कहीं पर भी आज मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई डाउट है तो अपने डाउट को, यानी आपके पास जो कन्फ्यूज़न है, यानी कुछ भी जो समझ में नहीं आया, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मुझे खुशी होगी अगर आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में रखेंगे और आपके डाउट का 100% मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास भी करूँगा। ठीक है, अगर इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं, जैसा मैं क्लास 10th के बच्चों को भी SST का PDF दे रहा हूँ, अगर आप भी चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का PDF, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है नॉलेजपुर और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। या तो फिर आप क्या कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल नाम से, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पार्टिकुलर आप लोगों के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए, 10th के लिए नहीं, क्लास 9th के बच्चों के लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 100% वहाँ पर आपको इनका PDF, यानी जो भी मैंने आज बोर्ड पे लिखा, हो सकता है कुछ मार्कर नहीं चला अच्छे से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो वहाँ पे ये PDF हाथ से लिखा हुआ जो मैंने नोट्स बनाया था आपको पढ़ाने के लिए, जो मैंने लिखा है, ये आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, इनके साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो उसी लिंक के नीचे में एक WhatsApp नंबर भी दिया होगा, आप उस नंबर पर भी अपना नाम और आपकी शहर से हैं वो सेंड कर दीजिएगा लिख कर। तो फिर वहाँ पर उस ग्रुप में जो 9th क्लास का जो है नॉलेजपुर नाम से जो ग्रुप बना है वो WhatsApp पर, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपने दोस्तों से डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं और अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। और जाने से पहले इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।